हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला। दोस्तों, अभी की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो इतिहास है उसका चैप्टर 7 जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण, इसका नोट्स कैसे बनाएं, कहाँ पे कौन टॉपिक लिखना है, कैसे लिखना है, वो पूरा देखेंगे। साथ ही एक्सप्लेन करते भी चलेंगे, जैसे जो कोई हार्ड टॉपिक हो, कमज़ोर टॉपिक हो, सबको देखते चलेंगे। और बिल्कुल ये शॉर्ट नोट्स है। अगर आप लोग का PDF चाहिए तो आप लोग भी कमेंट भी कर दीजिएगा कि हमें PDF चाहिए, मिल जाएगा। कहाँ से लेना है सब कुछ बता देंगे। और इसका चैप्टर का जो नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण, इसका नोट्स देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले है व्यापार और भूमंडलीकरण। जैसे कि चैप्टर का नाम है, इसीलिए हम पहले जानते हैं भूमंडलीकरण। लगभग व्यापार से तो सब परिचित होंगे कि सामानों का आदान प्रदान, यानी कि कोई कंपनी आया हमारे इधर, मतलब सामान बेच रहा है, हम उसको खरीद रहे हैं, तो ये व्यापार हो गया। अब भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि जब विश्व का अधिकांश देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीक का आदान प्रदान करता है तो भूमंडलीकरण कहलाता है। यानी कि विश्व में जितने भी देश है तो सभी अधिकांश देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीक का आदान प्रदान करता है, यही भूमंडलीकरण है। सामाजिक मतलब जो उसके समाज में चल रहा है रीति रिवाज, उसका आदान प्रदान। आर्थिक मतलब रुपये पैसा के संबंधी लेन देन, यानी कि रुपया उसको कर्ज दिया, उसको कर दिया। राजनीतिक मतलब कि मंत्री नेता सब का आना जाना। उसके बाद वैज्ञानिक, तो कोई भी तकनीक का खोज हुआ, जैसे मशीन बना, एक देश से बना दूसरे देश को ट्रांसफ़र, तकनीक वगैरह वही सब हो गया, हथियार बारूद ये सब। अब देखिए, अब है एक इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय क्वेश्चन कि भूमंडलीकरण का शुरुआत लगभग 5 दशक पहले हुआ। और एक यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भूमंडलीकरण का शुरुआत मानव सभ्यता के विकास से ही शुरू हो गया था, लेकिन माना कब से जाता है तो 5 दशक पहले हुआ था। उसके बाद है भारत में वैश्वीकरण का शुरुआत 1991 में हुआ। कहेगा कि भारत में भूमंडलीकरण का शुरुआत कब हुआ, यानी कि भूमंडलीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण भी कहते हैं। तो भारत में वैश्वीकरण का शुरुआत यानी भूमंडलीकरण का शुरुआत 1991 यानी 19 से। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आया कि भूमंडलीकरण का नामकरण किसने किया, कौन किया, कब किया, तो ये सारा कुछ देखेंगे। तो यहाँ ये देखते हैं कि भूमंडलीकरण का नामकरण कब किया, तो 1919 में भूमंडलीकरण नाम दिया गया कि हाँ इसको नाम भूमंडलीकरण है, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीक का आदान प्रदान। आप कहते हैं शक्तिशाली देश किसे कहते हैं, तो शक्तिशाली देश साम्राज्यवाद को कहते हैं। जैसे कि मान लिए कि हमारा देश है भारत, भारत पर अंग्रेज का कब्जा था, अंग्रेज का था, तो अंग्रेज कहाँ का था, तो अंग्रेज ये सारे था ब्रिटेन का, यानी इंग्लैंड का। अब ये इंग्लैंड का है, तो ये क्या किया था कि ये भारत पे कब्जा किया था। तो भारत क्या हो गया, भारत इसका उपनिवेश हो गया, और ये क्या होगा, ये साम्राज्यवाद हो गया। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये शक्तिशाली राष्ट्र है और ये उपनिवेश है, ठीक है। तो शक्तिशाली राष्ट्र आपको उदाहरण के जरिए समझ आ गया होगा। तो यहीं पे ये परिभाषा है कि शक्तिशाली देश को ही साम्राज्यवाद कहते हैं। शक्तिशाली देश को ही साम्राज्यवाद कहते हैं। यहाँ पर होना चाहिए साम्राज्यवाद किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा है उपनिवेश। तो गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं, यानी कि जो जिस पर शासन कर रहा है, तो जो जिस पर शासन कर रहा है उसको उपनिवेश कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार बना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। तो देखिए होता था क्या कि मतलब मजदूरों को जैसे कि एक निश्चित समय के लिए अपने भारत से दूसरे देश ले जाया जाता था काम कराने के लिए, और कहता था कि वहाँ चलिए आपको सप्ताह में 2-3 दिन छुट्टी मिल जाएगा, पैसा अधिक मिलेगा, पैसे खूब मिलेंगे, फिर रहने खाने के व्यवस्था खूब अच्छे होंगे। तो मजदूर खूब बढ़िया से चल जाता था। लेकिन जाने के बाद वहाँ पर अच्छा सुविधा नहीं था, दिस डेट बहुत कुछ था। तो कैसे लिखेंगे, तो जब उपनिवेशिक शक्ति द्वारा अपने गुलाम देश से एक निश्चित समय के लिए समझौता के तहत मजदूरों को काम करवाने के लिए दूसरे देश ले जाया जाता है तो उसे गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। यानी कि अगर कोई शक्तिशाली देश है, जैसे कि ब्रिटेन था, उसका गुलाम देश भारत था, तो भारत से वो मजदूर को अपने देश ले जाएगा काम कराने के लिए, एक निश्चित दिन के लिए, एक निश्चित समय के लिए, निश्चित समय निर्धारण करके उतने दिन के लिए ले जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वह वैसा मजदूर क्या है, गिरमिटिया मजदूर है, ठीक है। चलिए, अब कहते हैं गिरमिटिया मजदूर कहाँ कहाँ से जाते थे, तो भारत में गिरमिटिया मजदूर पूर्वी यूपी से, पश्चिमी बिहार से, और कहाँ से जाता था, तो और जाता था पश्चिम हरियाणा से, तमिलनाडु से, और आदि जगहों से ले जाता था। तो बिहार से कहाँ, तो देखिए ये बिहार है,
ये बिहार है, बिहार में कहाँ से ले जाया जाता था? तो पश्चिमी बिहार से। इस इलाके से मजदूर को कहाँ ले जाया जाता था? तो ब्रिटेन ले जाया जाता था काम कराने के लिए। और ये बीच में गंगा नदी भी बह रहती है। तो बिहार के बारे में आप जान गए होंगे। चलिए, अब आर्थिक मंदी किसे कहते हैं? तो आर्थिक मंदी, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। चलिए, जब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र ठप पड़ जाए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों ठप पड़ जाए, बैंक और कंपनी कंगाल हो जाए, बैंक और कंपनी के पास एक भी पैसा ना बचे, वो कंगाल की स्थिति में आ जाए, ठीक है। मुद्रा तथा वस्तु का मूल्य घट जाए, यानी कि वस्तु का कोई बाजार में मूल्य ही नहीं रहे। जैसे कि 10 रुपया में सामान बिकने वाला 2 रुपया में कोई नहीं खरीद रहा, 100 रुपया का जो सामान बिक रहा था वो 10 रुपया में कोई नहीं ले रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार में वस्तु का कोई मूल्य ही ना है। उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे आर्थिक मंदी, ठीक है। क्या कहेंगे? आर्थिक मंदी कहेंगे। तो विश्व आर्थिक मंदी 1929 में आया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1929 में विश्व आर्थिक मंदी कब आया? तो 1929 में। 1929 में क्या आया? तो विश्व आर्थिक मंदी। विश्व आर्थिक मंदी से बचने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1933 ईस्वी में न्यू डील लाया। देखिए, जब ये आया, कौन चीज़ है? आर्थिक मंदी आया, तो वहाँ का राष्ट्रपति था डी रूजवेल्ट, वो एक न्यू डील लाया। यह एक कानून था या कोई भी मतलब इसको उसके द्वारा पारित किया गया एक नियम था, जिसके अनुसार मतलब आर्थिक मंदी में कुछ राहत दिया जाएगा लोगों को, या हर एक चीज़ को, कोई भी चीज़ मतलब कि एक राहत के तौर पे ये काम करेगा, ठीक है। तो न्यू डील कब लाया गया? ये खाली ध्यान रखिएगा, 1933 में न्यू डील लाया। कौन लाया? तो रूजवेल्ट लाया। देखिए, ये तो शॉर्ट पीडीएफ है और इसका लॉन्ग पीडीएफ भी है। रुकिए, हम थोड़ा दिखाते हैं। पूरे लॉन्ग पीडीएफ है, देखिए कितना पेज में है। वो तो शॉर्ट पीडीएफ जो मतलब ऑब्जेक्टिव है वो बना है। तो ऐसा नहीं आप लोगों को लगना चाहिए कि मतलब केवल कुछ करा रहे हैं। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। अगर इसको हम मतलब ऐसे करा दें लाइव में तो वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए, बहुत सारा पीडीएफ है इसका, यहाँ पे ख़त्म हुआ। चलिए, अब वहाँ अपना हम लोगों ने देख लिए थे न्यू डील कब लाया। तो 1933 ईस्वी में लाया गया था। कौन लाया था? डी रूजवेल्ट लाया था। अब देखेंगे शेयर बाजार किसे कहते हैं। तो देखिए, शेयर बाजार क्या होता है? कंपनी एक फंड निकालती है, कोई भी चीज़ निकालती है कि मतलब आप लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। सभी लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट किए, सभी इसमें पैसा इन्वेस्ट किए। अगर ये कंपनी इस पैसा को लेकर कहीं लगाया, कहीं जाके लगाया, अगर कंपनी को नाफा होगा तो वो इस सब को भी देगा। जितना को लगाया है सबको नफा होगा, कंपनी को घाटा हुआ सभी को घाटा हुआ। इसे क्या कहते हैं? शेयर बाजार कहते हैं। तो वैसा बाजार जहां बाजार या कंपनी का मूल्य निर्धारित होता है एवं कंपनी का शेयर खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है, कंप्यूटर के द्वारा होता है, शेयर बाजार कहते हैं। एक्सचेंज, देखिए, बिक्री स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कंप्यूटर के द्वारा होता है, उसे हम शेयर बाजार कहते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। मुंबई में दलाल स्ट्रीट भी एक्सचेंज स्टॉक का काम करता है। दलाल स्ट्रीट भी एक्सचेंज स्टॉक का कार्य करती है। चलिए, अब कुछ जान लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, कैसे आया, क्या प्रभाव इसका पड़ा, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो कहते हैं कि यह युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1939 से 45 तक। कहते हैं कि इस युद्ध के कारण सभी यूरोपीय देश कंगाल हो गया, केवल अमेरिका थोड़ा अमीर था। अमेरिका का स्थिति क्यों सही था? तो क्योंकि वह मतलब विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए अमेरिका थोड़ा अमीर टाइप का देश था। इस कंगाली से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन में यूरोपीय देशों के एक सम्मेलन बुलाया। मतलब अमेरिका सोचा कि इस आर्थिक मंदी से सभी को थोड़ा राहत दिला देते हैं, तो कैसे राहत कर सकता है? तो उसके पास संसाधन है, जाहिर सा बात है उस संसाधन को सभी व्यक्तियों को दे कर्ज के रूप में या जैसे भी दे। तो इसलिए उसने क्या किया कि अमेरिका के बोर्ड में एक सम्मेलन बनाया जिसमें सभी देश आए और उसमें यह कहा गया, और इस सम्मेलन में बुला कर 2 बैंक का स्थापना किया गया। इस सम्मेलन के तहत अमेरिका 2 बैंक का स्थापना की। WB मतलब वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, और दूसरा क्या IMPB अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों लोन देने का कार्य करती थी। ये दोनों लोन देती थी कि आप लोन लीजिए और अपना जो भी आपका नुकसान हुआ है, आप फैक्ट्री लगाइए, खेती कीजिए, उसके बाद आप हमको पैसा दे दीजिएगा। ये लोन देते था ये 2 बैंक। देखिए, शीत युद्ध क्या था?
शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो वैसा युद्ध जो ताकत के बल पर ना होकर बल्कि बात से एक दूसरे देश को नीचा दिखाया जाता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। देखिए, ये ताकत के बल पर यह युद्ध नहीं होता है, बल्कि बात से ही एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। ठीक है, बल्कि बात से ही एक दूसरे देश को नीचा दिखाया जाता था। यह अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। यह युद्ध 1991 में समाप्त हुआ, क्योंकि 15 भाग में टूट गया था रूस और कमज़ोर हो गया था। क्यों समाप्त हो गया था शीत युद्ध? तो रूस 15 भाग में टूट गया और काफ़ी कमज़ोर। जब कोई देश 15 भाग में टूट जाएगा तो वो स्वाभाविक है, कमज़ोर हो जाएगा। शीत युद्ध भारत कूटनीतिपक्ष था। शीत युद्ध में भारत किसी का साथ नहीं दे रहा था, ये अपना काम से मतलब रख रहा था। कहते हैं विश्व बाजार किसे कहते हैं? वैसा बाजार जहाँ विश्व का सभी वस्तु सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है, उसे हम विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत में मुंबई, ब्रिटेन में लंदन। यानी कि विश्व बाजार का ये मतलब नहीं है कि विश्व से सभी लोग आए और एक स्पेशल बाजार है, ये नहीं। हर एक देश में विश्व बाजार होता है। जैसे ये है मुंबई, तो मुंबई में क्या है कि आपका हर एक देश ऑल कंट्री का सामान यहाँ पे आता है। यहाँ पे आता है बंदरगाहों द्वारा, समुद्री जहाज द्वारा, वायुयान द्वारा, रेल द्वारा, हर एक तरीके से यहाँ जहाज आते हैं और क्या करता है कि मतलब यहाँ सामानों को रखते हैं और वह सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ हो जाता है। थोड़ा ठीक कट गया था, स्क्रीन पे चले। कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, वैसा कंपनी जिसका व्यापार एक से अधिक देशों में हो उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, हीरो होंडा, ओप्पो, वीवो आदि। विश्व का सर्वप्रथम विश्व बाजार अलेक्जेंड्रिया को घोषित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि विश्व का सबसे सर्वप्रथम विश्व बाजार किसको घोषित किया गया? तो अलेक्जेंड्रिया को घोषित किया गया। ठीक है। कहते हैं प्राचीन काल में व्यापार कैसे होता था? तो प्राचीन काल में व्यापार एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग रेशम मार्ग कहते हैं। रेशम मार्ग के द्वारा होता था। रेशम मार्ग किसे कहते हैं? तो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले मार्ग को रेशम मार्ग कहते हैं। इससे रेशम, खाद्य पदार्थ, मसाला तथा धर्मों का प्रचार किया जाता था। देखिए, रेशम मार्ग से केवल रेशम ही नहीं जाता था, बल्कि इससे खाने का सामग्री, मसाला के साथ साथ ये जाता था। धर्म प्रचार करने वाले लोग जाते थे, साथ ही और कौन व्यक्ति जाता था? तो और रेशम भी जाता था, इससे और भी कई चीज़ जाता था। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग नाम क्या पड़ा? तो देखिए, चीन एक देश था। चीन देश जो है उसमें रेशम का उत्पादन अधिक होता है और इसी मार्ग के जरिए वह एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर किया जाता था। इसलिए इस मार्ग को क्या नाम दिया गया? रेशम मार्ग नाम दिया गया, रेशम मार्ग। चलिए, अब है कि थोड़ा ऊपर। हाँ, अमेरिका का खोज 1492 में कोलंबस ने किया। तो कहेगा अमेरिका का खोज किसने किया? तो कोलंबस ने किया। कब किया था? 1492 में। भारत का खोज किसने किया था? 1498 में पुर्तगाली यात्री था, उन्होंने भारत का खोज किया था। तो कौन था? तो वो वास्को डी गामा था। खोज का मतलब क्या हुआ कि समुद्री मार्ग द्वारा किसी देश को खोजना ही क्या कहते हैं कि ये इसका खोज किया। जैसे मान लिया कि ये भारत है, ये अमेरिका है, तो ये समुद्री मार्ग के द्वारा गया और खोज दिया इसको। ये समुद्री मार्ग के द्वारा गया, इसको खोजा। ठीक है। कहते हैं भारत का खोज 1498 पुर्तगाली यात्री ने किया, बता दिए। दूसरा है आलू, सोयाबीन, मक्का, मिर्च, शकरकंद आदि की उत्पादन अमेरिका में हुई। आलू का उत्पादन कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। आर्थिक विनिमय की 3 गति है। पहला, व्यापार का प्रवाह, यानी कि आर्थिक विनिमय मतलब हुआ रुपया पैसा से संबंधित एक दूसरे देश के बीच आदान प्रदान। तो पहला क्या है कि व्यापार के रूप से आदान प्रदान होते हैं। लोग व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश हो जाता है। दूसरा, रोजगार के प्रभाव। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिल पाता है अपने देश में, जिसके कारण वो दूसरे देश भटकते थे, दूसरे देश जाते हैं काम खोजने के लिए। तीसरा है पूंजी का प्रभाव। तो कुछ लोगों के पास पूंजी रहता है तो वह विदेश से भी आकर दूसरे देश में मतलब अपना फैक्ट्री स्थापना कर देते हैं। तो आर्थिक विनिमय का ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं। भारत में गिरमिटिया मजदूर भिन्न भिन्न देश में अपना पर्व मनाते हैं और वहाँ अलग रूप में बदल देते हैं। देखिए, ये नहीं है कि मान लें कि गिरमिटिया मजदूर यहाँ 5 साल के गए, इस बीच में देखिए मान लिए कि यहाँ से एक गिरमिटिया मजदूर निकला, ये कौन देश है? तो ये मान लीजिए भारत है। क्या है? तो ये भारत है और ये इंग्लैंड है। ठीक है। अब हुआ कि यहाँ से एक मजदूर 5 साल के लिए गया, 5 साल के लिए गया। ठीक है। तो ये यहाँ पर मान ली दशहरा मनाता है, दशहरा। अब यहाँ गया, दशहरा का टाइम आया, इसको तो याद आएगा कि भाई हम दशहरा मनाएंगे,
क्योंकि दशहरा आने वाला है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, मनाएगा। ठीक है, दशहरा मनाएगा, लेकिन कैसे मनाएगा, बस थोड़ा भेदभाव करके, भेदभाव नहीं, थोड़ा बदल के मनाएगा। तो जब उसमें बदला तो कुछ यहाँ का बात मैच करेगा और कुछ यहाँ का बात मैच करेगा। तो इससे क्या होगा कि पर्व का एक नया रूप और रेखा मिल जाता है, जिसे क्या कहते हैं कि ये दशहरा दूसरे पर्व में बदल गया। तो इसी तरह से मजदूर कई पर्व मनाते थे जो वहाँ भी मनाने लगे, और वो कई दूसरे मतलब प्रकार के पर्व में बदल जाते थे। दोस्तों ये था शॉर्ट नोट्स, इसको कहते हैं शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट ये इम्पोर्टेंट है, केवल ये एग्जाम में इसी से हर एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मस्त लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो सब्सक्राइब तो करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।